हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को बताया जाएगा विद्यापति की पद संख्या 1, जो आप लोगों के बीए ऑनर्स के सिलेबस में है। और इस पद की जो खासियत है, यह घोर श्रृंगारिक पदों में से एक है। तो सबसे पहले विद्यापति के बारे में एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि विद्यापति आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनका जन्म मिथिला जनपद के अंतर्गत बिस्पी नामक ग्राम में हुआ था और यह गांव अभी जो है दरभंगा नाम के ज़िला में अवस्थित है, बिहार राज्य के। और इनको जो उपाधियां दी गई हैं विद्यापति को, मुख्य उपाधि, सबसे मुख्य उपाधि जो है वह है मैथिल कोकिल। उसके बाद है अभिनव जयदेव और फिर है नवकवि शेखर। हालांकि और भी उपाधियां दी गई हैं जिनके बारे में मैंने बताया भी था। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, लेकिन इनकी प्रसिद्धि का आधार इनके द्वारा रचित पदों का संग्रह पदावली है। इसके कई पद, यानी कि इसके सभी पद नहीं, ये बात याद रखिएगा, इनके कुछ भक्ति के पद भी हैं। तो इनके कई पद राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं पर आधारित है। तो आज जो हम लोग पद पढ़ने जा रहे हैं यह है शैशव यौवन दुह मिल गेल। यह इसका एक तरह से कह सकते हैं टेक है ये, क्योंकि गीत के रूप में अगर इसको गाया जाए तो इसकी जो स्टार्टिंग लाइन है उसको टेक बोलते हैं। तो यह है शैशव यौवन दुह मिल गेल। इसमें जो है नायिका के युवावस्था और बाल्यावस्था के बीच की जो अवस्था है, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था, इसको वय संधि भी बोलते हैं। यानी वय यानी होता है अवस्था, यानी कि दो अवस्थाओं का मिलन, संधि यानी कि जोड़। तो एक ऐसी अवस्था आती है जब हर व्यक्ति बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करता है। तो वो जो बीच की अवस्था होती है उसको बोलते हैं वय संधि, या उसी को बोलते हैं किशोरावस्था। तो इसमें जो है नायिका के किशोरावस्था का वर्णन किया गया है। उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो जैसे अब यह जो पद है इसका एक भाग आपके सामने है, इसके हर एक भाग को मैं एक एक करके लाऊंगा आपके सामने। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। शैशव यौवन दुह मिल गेल, श्रवणक पथ दुह लोचन लेल, वचनक चातुर लहु लहु हास, धरणीय चांद कैल प्रगास, मुकुर लई अब करई सिंगार, सखी पूछई कैसे सुरति बिहार। तो शुरुआती पंक्ति जो इसकी है वह है शैशव यौवन दुह मिल गेल। शैशव यानी शिशु अवस्था और यौवन यानी युवावस्था, यानी बचपन और जवानी दोनों जो है मिल गए हैं, दोनों एकाकार हो गए हैं। और इसमें देखिए क्या क्या परिवर्तन आता है। जैसे नायिका के बारे में बताया गया है इसमें कि वह अब बड़ी हो गई है और उसकी आँखें जो हैं, आँखों का आकार बड़ा हो गया है। तो इसीलिए लिखा गया है कि श्रवणक पथ, यानी कि कान और लोचन यानी आँख होता है। तो आँख और कान का जो रास्ता है वह छोटा हो गया है। रास्ता छोटा हो जाने का क्या मतलब, आँखों का आकार जाहिर है अधिक होगा, तो आँखों और कान के बीच की दूरी घट जाएगी। उसके बाद है वचनक चातुरी लहु लहु हास। उसके वचन में जो है, मतलब उसकी बोली में जो है मधुरता आ गई है और साथ ही समझदारी आ गई है। चातुरी का मतलब है समझदारी। तो जब भी जैसे कोई बच्चा अगर जो है बड़ा होता है तो उसमें क्या अंतर आता है कि उसमें जो है समझदारी दिखाई पड़ने लगती है। और लहु लहु हास, यानी कि आप देखेंगे कि बच्ची जैसे कोई होती है तो वो जब भी हंसती है तो वो उन्मुक्त हंसी हंसती है। मतलब उसे इस बात की फिक्र नहीं होती कि आसपास कौन है नहीं है, मतलब बिल्कुल उन्मुक्त जीवन रहता है। लेकिन जैसे ही कोई युवती जो है वो युवावस्था में प्रवेश करती है तो लहु लहु हास, यानी कि उसकी जो उन्मुक्त हंसी है वह मंद मंद मुस्कान में बदल जाती है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि नायिका की जो हंसी है, उन्मुक्त हंसी थी, बचपन की हंसी थी, वह मंद मंद मुस्कान में बदल गई है। धरणीय चांद कैल प्रकाश। अब यहाँ देखिए कि खूबसूरती जो है नायिका की वो अधिक हो गई है। धरनी यानी है
धरती यानी धरा। तो धरती पर चांद जो है प्रकाश देने के लिए आ गया है। कहने का मतलब अगर किसी की खूबसूरती के बारे में बोलना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका मुख जो है चांद की तरह है। तो चांद से जो है किसी भी युवती की खूबसूरती की तुलना की जाती है। चांद में कुछ दाग भी हैं, ये बात अलग है, लेकिन जो उपमा दी जाती है खूबसूरती की वो चांद से ही दी जाती है। तो नायिका की खूबसूरती जो है वो बढ़ गई है और वो ऐसा लग रहा है मानो चांद जो है वो धरती को प्रकाशित करने के लिए आ गया है। अब देखिए, जब युवावस्था में नायिका पहुंचती है तो अब वो क्या करने लगी है, अब वह मुकुड़ लई मतलब दर्पण को लेकर के अब वो श्रृंगार करने लगी है। कहने का मतलब है कि अब उस पर जो है सजने संवरने का भूत जो है वो सवार हुआ है। बचपन में उतना ध्यान नहीं रहता है लोगों का कि थोड़ा हम ज़्यादा अच्छा दिखें या ऐसा कुछ। युवावस्था में आने पर क्या होता है लोगों के साथ, नायिका के साथ भी वही हो रहा है कि अब वह अपने ऊपर ध्यान देने लगी है, या सामान्य भाषा में आजकल की भाषा में कहें तो आजकल वो अपना फिगर मेंटेन करने लगी है, उस तरह से कह सकते हैं आप इसको। दर्पण लेकर के श्रृंगार करने लगी है और अपनी सखियों से रति क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। वो अपनी सखियों से पूछ रही है कि रति क्रिया किस तरह से की जाती है। तो अब आगे की पंक्तियों में आते हैं। निर्जने उड़ज हेरई कतबेरी, हसई से अपन पयोधर हेड़ी, पहिल बदिर संपूर्ण नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग। तो अब यहाँ एक चीज़ देखिए आपकी जो है नायिका में जो शारीरिक विकास हो रहा है यह बिल्कुल उसी पर आधारित है। विद्यापति के बारे में जब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि इनके बारे में यह विवाद अक्सर है विद्वानों के बीच में कि इनको श्रृंगारिक कवि माना जाए अथवा इनको भक्त कवि माना जाए। तो मैंने दिखाया था कि जो पंक्तियाँ जो इनके पद हैं वो भक्ति से संबंधित अगर पद हैं तो वो पूरी तरह से भक्ति में डूबे हुए हैं, और अगर श्रृंगारिक है तो उसमें भी घोर श्रृंगारिकता दिखाई देती है। तो हालांकि श्रृंगारिकता का एक अलग हिसाब किताब है, लेकिन जो वास्तविकता है इन्होंने दिखाया है। और हमारे देश में इस तरह के जो विषय हैं उसको थोड़ा सा जो है गुप्त रखने का रिवाज रहा है, लेकिन यहाँ इन्होंने खुल करके बताया है। तो इन्होंने क्या बताया है कि नायिका अब युवावस्था में आने लगी है और निर्जन यानी एकांत में वह अपने उरोजों का विकास देखती है, बार बार उसे हेरती है, मतलब उस पर हाथ फेरती है, मतलब उसको अपनी युवावस्था का एहसास अब होने लगा है। हंसई से अपन पयोधर हेड़ी, मतलब अपने उरोजों को देख करके वो खुश हो रही है। हंसई मतलब हंसना, यहाँ एक हंसना करने का मतलब है कि वो देख करके खुश हो रही है कि अब वो युवावस्था में आने लगी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ नायिका के उरोजों का जो है विकास दिखाया गया है, क्रमिक विकास, कि जो पहले बेर के समान थे मतलब छोटे आकार के थे वो अब नवरंग यानी नारंगी के आकार के हो गए हैं। तो अब आगे ये कहते हैं दिन दिन अनंग अगोरल अंग। अनंग कहते हैं कामदेव को। कामदेव के और भी नाम हैं जो आपको विद्यापति के आगे आने वाले पदों में आएंगे। तो एक नाम है उनका अनंग। तो इस पर एक छोटी सी कहानी है कि भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए ये गए थे कामदेव, और उनकी तपस्या तो भंग हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और ये कामदेव जी जो है ये भस्म हो गए। लेकिन उनको शिव जी का वरदान मिला कि वो बिना किसी अंग के होते हुए भी वे अपना काम बखूबी करते रहेंगे। तो इसलिए उनका नाम अनंग रख दिया गया, यानी जिनका कोई अंग नहीं है। तो नायिका के जो अंग हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने बहुत दिनों तक उसको छिपा करके रखा था, और अब वो नायक के सामने यानी भगवान कृष्ण के सामने वे अंग जो है नायिका के वे दिखाई दे रहे हैं।
तो नायिका जो है वो एकांत में अपने उरोजों पर हाथ फेरती है और साथ ही खुश होती है अपनी युवावस्था को लेकर के। और उसके जो उरोज हैं वो पहले बेर के समान छोटे थे, अब नारंगी के समान बड़े हो गए हैं। और नायिका की खूबसूरती को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उसे कामदेव ने सुरक्षित रखा था इतने दिनों तक। अब यहाँ देखिए आगे जो है विद्यापति माधव को यानी भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं, मतलब उनको बोलते हुए कहते हैं ये बात। विद्यापति यहाँ खुद को राधा की एक सखी के रूप में मानते हैं कि रासलीला यहाँ हो रही है और राधा के साथ उसकी सखी के रूप में अपने आप को विद्यापति सामने रखते हैं। तो वो माधव को कह रहे हैं कि हे माधव, यह अपूर्व बाला को देखो। अपूर्व कहने का मतलब है अपूर्व। राधा के बारे में यहाँ कहा गया है कि वह अपूर्व खूबसूरती उनकी थी, और बाला का मतलब होता है नवयुवती। अगर कोई छोटी बच्ची रहेगी तो उसको बोलेंगे बालिका, और नवयुवती रहेगी तो उसको बोलेंगे बाला। तो विद्यापति कह रहे हैं माधव को कि हे माधव, इस अपूर्व बाला को देखो। कहने का इस अपूर्व सुंदरी को देखो। इसमें शैशव यानी शिशु अवस्था और यौवन यानी युवावस्था दोनों एक हो गए हैं। अब चूंकि विद्यापति राधा की एक सहेली के रूप में यहाँ अपने आप को रख रहे हैं, तो अब वे राधा को कह रहे हैं, विद्यापति क्या कह रहे हैं राधा को कि तुम अज्ञानी हो। अब तुम में दोनों एक हो गया, मतलब युवावस्था और बाल्यावस्था दोनों एक हो गया है। अब अपने आप में सयानापन लाओ। कहने का मतलब समझदारी लाओ। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि अब ये सयाना हो गया है, कहने का मतलब है कि अब वो समझदार हो गया है। तो यहाँ पर भी विद्यापति राधा को कह रहे हैं, यानी नायिका को कह रहे हैं कि तुम अभी तक अज्ञानी थी, लेकिन अब युवावस्था में तुम आने लगी हो, तो अब समझदारी अपने आप में लाओ। तो देखिए अब इसको शॉर्ट में एक बार मैं बोल देता हूँ फिर से, और ये लिखा हुआ भी है, आप लोग चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। अगर इस पद की या इस पद की किसी पंक्ति की व्याख्या आए तो आपको इस तरह से लिख देना है। प्रस्तुत पद में विद्यापति ने कृष्ण की प्रेमिका राधा की वयः संधि अर्थात किशोरावस्था के दौरान उसमें आए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों को दर्शाया है। व्याख्या जब भी आएगा तो शुरू में आपको राइटर के बारे में बताना है, मतलब साहित्यकार के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब उनका नाम डाल देना है, और उसमें क्या है उस पद में या जो भी लाइनें आपको दी गई है व्याख्या के लिए, उसमें क्या है वो आपको शॉर्ट में बता देना है। राधा यानी नायिका अपनी बाल्यावस्था छोड़कर युवावस्था में प्रवेश करने जा रही है, और ये जो अवस्था है बीच की अवस्था, इसको बोलते हैं किशोरावस्था या इसको बोलते हैं वयः संधि। इस अवस्था में स्त्री में कई प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन आते हैं। अब देखिए यहाँ जो है मैंने तो यहाँ लिखा है कि इस अवस्था में स्त्री में आते हैं परिवर्तन, तो सिर्फ स्त्री में ही नहीं आते हैं परिवर्तन, जो है हर किसी में आते हैं। लेकिन चूँकि ये जो पद है ये नायिका के ऊपर ही है, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिखा है कि इस अवस्था में स्त्री में कई प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन आते हैं। वयः संधि की अवस्था जो होती है उसमें क्या होती है, बाल्यावस्था एवं युवावस्था के बीच टकराहट की स्थिति होती है। कहने का मतलब है कि युवावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था है, तो इसमें कुछ गुण जो है बाल्यावस्था के भी रहते हैं और कुछ गुण युवावस्था के भी दिखाई देते हैं। अब है राधा यानी नायिका किशोरावस्था में पहुंच चुकी है, उसमें बाल्यावस्था एवं युवावस्था दोनों एकाकार हो गए हैं। उसकी आंखें जो हैं बड़ी बड़ी हो गई है, और जाहिर है आंखें बड़ी होने से क्या होगा कि कानों एवं आँखों के बीच की दूरी घट गई है। उसके वचनों में चतुरता आ गई है, और बचपन की उन्मुक्त हंसी अब मंद मंद मुस्कान में बदल गई है। उसकी मंद मंद मुस्कुराहट में इतना सौंदर्य है कि ऐसा लगता है मानो धरती पर चंद्रमा का प्रकाश फैल गया है। अब यहाँ मैंने लिखा भी है कि चंद्रमा का प्रकाश शीतलता का प्रतीक है। युवावस्था में एक चीज़ और भी आता है कि गुस्सा आप देखेंगे कि लोगों में ज़्यादा आने लगता है, मतलब जैसे
बचपन में भी आता है गुस्सा, लेकिन बचपन में जिद ज़्यादा होती है, जिद की तुलना में गुस्सा कम होता है, और युवावस्था में आने के बाद जो है सो गुस्से की मात्रा भी कुछ घट जाती है। लेकिन जो बीच की अवस्था है, वया संधि की जो अवस्था है, उसमें क्या होता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब लोगों को लगता है कि भाई जो भी है हम ही हैं, और लेकिन यहाँ जो है सो निगेटिव चीज़ों को नहीं दिखाया गया है इस पद के अंदर। इसमें जो है, जो अंतर आया है नायिका में, शारीरिक और मानसिक, वो चीज़ें दिखाई गई है इसमें। अब देखिए, राधा अब दर्पण के सामने समय बिताने लगी है और सखियों से बार बार रति क्रीड़ा के बारे में पूछती है। राधा अकेले में अपने उरोजों के विकास को देखकर पुलकित होती है, यानी खुश होती है। उसे अपने युवावस्था में प्रवेश का एहसास होने लगा है। राधा के उरोज पहले बेर के समान थे, अब नारंगी के समान हो गए हैं, अर्थात राधा के उरोजों का विकास हो रहा है। कहने का मतलब शारीरिक विकास जो है उसको भी दिखाया गया है, और मानसिक विकास जो है उसको भी दिखाया गया है। राधा के शारीरिक विकास को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं कामदेव उसके शरीर की रक्षा कर रहे हों। अब है, विद्यापति अपनी कल्पना में कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, इस अपूर्व बाला यानी अपूर्व नवयुवती को देखो, जिसमें शैशव और यौवन दोनों एकाकार हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो पद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यह घोर श्रृंगारिक पदों में से एक है, और सिर्फ घोर श्रृंगारिक ही नहीं, मतलब जो वास्तविकता है तो उसको इसमें दिखाया गया है। और नायिका की जो है वया संधि की अवस्था, यानी बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था में आए हुए शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को इसमें दिखाया गया है। तो अब हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। जैसा कि मैंने बताया था कि आज के बारे में कि 2 पद आप लोगों के लिए दिए जाएंगे, 2 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो एक तो ये रहेगा, और एक वीडियो आज ही आप लोगों को और मिल जाएगा। यूट्यूब में चूँकि अपलोड करने में थोड़ा समय लग जाता है, मोबाइल का इंटरनेट थोड़ा स्लो होता है, और मतलब उसी से लैपटॉप को जोड़ करके मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें समय थोड़ा लग जाता है। ये चीज़ महसूस होती है मुझे भी कई बार। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, इसमें शॉर्ट में मैं इसके बारे में और भी चीज़ें बता देता हूँ कि जो है, प्रस्तुत पद में विद्यापति कल्पना की आंखों से स्वयं को राधा की एक सखी के रूप में देखते हैं, जो एक तरफ कृष्ण को राधा की अपूर्व सुंदरता का दर्शन करा रहे हैं, और दूसरी ओर राधा को कह रहे हैं कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें अपनी युवावस्था का एहसास नहीं है, मतलब तुम्हें समझदारी का विकास होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया भी, इसकी ये पद एक श्रृंगारिक रचना है, और विद्यापति के जितने भी पद हैं वो गेय हैं। गेय मतलब हो गया कि गाने योग्य पद हैं। इसमें जो है स्वर, लय, ताल सब कुछ आपको मिलेगा। और जैसा मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि बहुत सारे गायक और गायिकाओं ने विद्यापति के पदों को गाया भी है। भक्ति के जो पद आएंगे विद्यापति के, तो उनमें मैं कुछ वीडियो क्लिप्स भी डालने का प्रयास करूंगा, ताकि विद्यापति के जो गाए हुए गीत हैं वो भी आप तक पहुँचे। और चलिए, फिर मैंने यहाँ एक बार लिखा है कि प्रस्तुत पद एक लड़की की, कहने का मतलब है कोई भी हो सकती है, वो उसकी किशोरावस्था के दौरान उसमें आए शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को दर्शाता है। तो चलिए, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा पूरी तरह से आप लोगों को। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।